कल मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात कर रहा था भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम ये पढ़ रहे थे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में मैंने कुछ प्रॉपर्टीज आपको बता दी थी, कुछ और डिस्कस करनी है मुझे वो बता देता हूं मैं। जैसे एक प्रॉपर्टी है इनकी, जैसे मैंने कल क्या क्या बताया कि भाई इनके ऊपर टेंजेंट ड्रा करो, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता देगा। एक मैंने आपको बता दी, अगर मोर क्राउडिंग है तो भाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेस क्राउडिंग है तो वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है। कभी दो लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, ये बताया। नंबर ऑफ लाइंस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होंगी, ये बताया। ये लाइंस कंटिन्यूस हैं बट क्लोज कंटिन्यूस नहीं है। ये कुछ चीजें हमने डिस्कस की थी। और एक प्रॉपर्टी अब है जो काम आएगी अपने, वो ये है कि जैसे कोई भी कंडक्टिंग सरफेस हो, कंडक्टर के लिए है ये, नॉन कंडक्टर के लिए नहीं है। मान लो कंडक्टिंग सरफेस है, मान लो मैंने इस पर चार्ज दे दिया। आपको ये पता होना चाहिए, चार्ज कंडक्टर पर जो देते हो ना, वो हमेशा उसके सरफेस पर रहता है। मान लो मैंने कंडक्टर पे चार्ज दे दिया, तो अगर आपको किसी कंडक्टर के नजदीक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनानी हो, किसी भी कंडक्टर के नजदीक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनानी हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की एक प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज अलोंग द नॉर्मल विद रिस्पेक्ट टू कंडक्टिंग सरफेस। किसी भी कंडक्टिंग सरफेस के कंपैरिजन में अगर आप लाइंस बनाओगे ना, वो हमेशा नॉर्मल के अलोंग होंगे। ये पॉइंट याद रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज अलोंग द नॉर्मल विद रिस्पेक्ट टू कंडक्टिंग सरफेस, नॉर्मल के अलोंग होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी भी कंडक्टिंग सरफेस पर दिखानी पड़ जाए तो वो नॉर्मल के अलोंग दिखनी चाहिए। जैसे मैंने ये दिखा रखी है, मान लो मैं कोई लाइन यूं बना दूं, देखना एक बार। मान लो मैंने लाइन यूं बना दी, तो ये लाइन गलत बना दी मैंने। ये लाइन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर के लॉन्ग नहीं है, तो इसका मतलब ये लाइन गलत है। ये बेसिक प्रॉपर्टी है कि विद रिस्पेक्ट टू कंडक्टिंग सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज अलोंग दी नॉर्मल। हमेशा नॉर्मल के लॉन्ग बनानी, किसी और एंगल पर नहीं बनानी। अगर किसी और एंगल पर बनानी तो वो गलत माना जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है ना, किसी भी कंडक्टर के आसपास जब देखोगे तो वो हमेशा नॉर्मल के लॉन्ग ही डायरेक्टेड होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कंडक्टर के नॉर्मल के लॉन्ग डायरेक्टेड होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी कंपोनेंट कंडक्टर के पैरेलल नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी कंपोनेंट, बात को सुनो ध्यान से, कोई भी कंपोनेंट कंडक्टर के सरफेस के पैरेलल नहीं होता, हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो लाइन भी हमेशा परपेंडिकुलर होंगी, किसी भी शेप का कंडक्टर हो, चाहे किसी भी शेप का कंडक्टर हो। जैसे मैंने एक प्लेट सी दिखा दी, एक मैं स्फीयर ले लूं, मान लो, जैसे मैंने मान लो स्फेरिकल कंडक्टर ले लिया, इस पर मैंने नेगेटिव चार्ज दे दिया। मान लो मैंने नेगेटिव चार्ज दे दिया, किसी ने मेरे को बोला भाई इसकी लाइन बना के दिखाओ, तो इसकी लाइन आएंगी इनवर्ड, लेकिन जब मैं उनको लाइन को बनाऊंगा ना, तो वो ऐसी होनी चाहिए जैसे नॉर्मल के लॉन्ग है। तो नॉर्मल के लॉन्ग लाइन कौन सी होती है? रेडियस वाली, स्फीयर में रेडियस वाली। तो लाइंस ऐसी हो जो देखने में ऐसा लगे कि आगे बढ़ाए जाएं तो सेंटर से पास करें, आगे बढ़ाया जाए तो सेंटर से पास करें, ऐसा लगना चाहिए वो। इस तरीके से लाइन बनानी किसी भी कंडक्टर के विद रिस्पेक्ट टू लाइंस आर ऑलवेज अलोंग दी नॉर्मल। ठीक, तो नॉर्मल के अलोंग ही लाइन दिखनी चाहिए। किसी और एंगल पर अगर आपने लाइन बनाई तो वो गलत है। कि किसी भी कंडक्टर के अंदर ना इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है इनसाइड द कंडक्टर। जैसे स्फेरिकल कंडक्टर है मान लो, अब ये जीरो क्यों होती है तो आगे समझ में आएगा, लेकिन अभी इतना याद रख लो कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जीरो, लेकिन ये हमेशा नहीं होती। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें तो उसके हिसाब से कह सकता हूं मैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैं ये कह सकता हूं कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। अगर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी ना, इसका मतलब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होगी। लेकिन अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन बोल रहा मैं, ओनली अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। ये पॉइंट याद रखना है। आमतौर पर ये बच्चे गलत करते हैं, बच्चे ये कहते हैं कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। मैं ये कह रहा हूं अंडर इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, बट ओनली अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस, बट ओनली अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, हमेशा नहीं। बेटा अब तो मिटा लिया मैंने, सीधा नॉर्मल के लॉन्ग बना दे यार, नॉर्मल के लॉन्ग बना दे, परपेंडिकुलर बना दे, और क्या बनाना उसमें, कुछ नहीं। तो इसमें जैसे अंदर मैंने कहा भाई अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो इसका मतलब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी नहीं होगी। तो कभी भी कंडक्टर के अंदर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं बनानी। अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंडक्टर के अंदर बना दी तो वो गलत मानी जाएंगी।
वो लाइन गलत मानी जाएंगी, क्योंकि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी नहीं होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जहां होगी वहीं इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी। तो ये पॉइंट ध्यान देना है। तो कंडक्टर के हिसाब से 2-3 पॉइंट याद रख लो। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं, जैसे मान लीजिए, मैं इसी का ले लेता हूं एग्जांपल। मान लो मैंने इस पर पॉजिटिव चार्ज दे दिया। अगर मान लीजिए मैंने कोई लाइन यूं बढ़ा दी, बाई चांस यूं बढ़ा दी, तो ये यस मैं इसको सेंटर से भी पास कर दूं, चाहे चलो मैं सेंटर से भी पास कर दूं, तो ये लाइन गलत है मेरी, ये लाइन गलत है। क्यों है मेरी लाइन गलत? क्योंकि मैंने कंडक्टर के अंदर बना दी, तो कंडक्टर के अंदर तो लाइन हो ही नहीं सकती, तो इसलिए कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो लाइन भी नहीं होगी। ये पॉइंट याद रखना है। और देखो, शायद आपको ये बता चुका हूं ना कि मीडियम के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाती है, और एयर में या वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होती है, मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती है। उसका यूज करके मैं डायग्राम बनाऊंगा और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रा करूंगा। जैसे ये देखो, मान लो हमारे पास 2 प्लेट हैं, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है। तो इन प्लेट्स के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। मान लो यहां एयर या वैक्यूम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, यूं इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो लाइन भी बना दी मैंने पॉजिटिव से नेगेटिव। अब क्वेश्चन यूं आएगा कि जैसे भाई मान लो यहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, आपने लाइन बना दी। क्वेश्चन क्या आएगा मैं वो बता दूं। क्वेश्चन यूं आएगा भी, आपने क्या करा, इस प्लेट्स के बीच में ना एक पोर्शन में डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी, एक पोर्शन में डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी। डाइलेक्ट्रिक का मतलब पता हो ना, इंसुलेटिंग स्लैब। जैसे ये प्लेट थी, अब इन पर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज था, और आपने क्या करा, इनके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी हो। डाइलेक्ट्रिक स्लैब, डाइलेक्ट्रिक का मतलब इंसुलेटिंग स्लैब। आपको ये कहेगा भाई ये अरेंजमेंट हमने बनाया, इस अरेंजमेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाओ, इस अरेंजमेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाओ। तो बेटा देखो, यहां और यहां एयर या वैक्यूम है, ये मीडियम हो गया। आपको पता है एयर या वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होती है, मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती है। तो जब आप लाइन बनाओगे ना, लाइन बनाओगे, तो इस रीजन में मान लो आपने ये लाइंस बनाई इस रीजन में, ये लाइंस बनाई इस रीजन में, तो इतनी ही लाइन यहां बनानी है इस रीजन में। ठीक, बट ये जो बीच वाला पोर्शन है ना, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, क्योंकि यहां मीडियम है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी ना, तो जब लाइन बनाओगे तो यहां लाइन ज्यादा, इधर भी लाइन ज्यादा, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, तो लाइन कम बनाओ, गैप ज्यादा दिखाओ उनके बीच में, यूं बनाओ। और मैंने कल भी बता दिया था कि ये लाइन हम रफ हैंड से बनाते हैं, तो कोई बिल्कुल ये नहीं कि स्टैंडर्ड इतनी क्यों बनाई, 3 बनाई, 4 बनाई, 5 ही बनाई, ऐसे नहीं। सिंबॉलिकली मीनिंग ये बताने का मेरा पर्पज यहां ये है कि बाहर वाले रीजन में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखो यहां अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, तो मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ई नॉट बाई के, तो अंदर बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, तो वहां लाइंस के बीच का गैप ज्यादा कर दो, वहां लाइंस कम बढ़ा दो, लेस क्राउडिंग दिखा दो। तो इस अरेंजमेंट की लाइंस इस तरह कुछ बनेंगी। मेरी बात को पकड़ पाए मेरे ख्याल से, तो समझ में आई होगी क्या बनाना चाह रहा हूं मैं, कि जो लाइंस मैं ड्रा कर रहा हूं वो साइड में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड तो ज्यादा दिखाऊंगा, बीच में मीडियम वाले पोर्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, तो वहां लाइन से कम दिखाऊंगा। अच्छा ये तो ये मीडियम था इंसुलेटिंग या डाइलेक्ट्रिक। इसी में एक क्वेश्चन और पूछ सकता है ये मेरे से, मेरे को ये कह सकता है इस यहां मैं इंसुलेटिंग की बजाय अगर कंडक्टिंग स्लैब डाल दूं, कंडक्टिंग स्लैब, देखो ये 2 प्लेट्स हैं, इन पर चार्ज था, ये चार्ज था। अब मैंने क्या करा, इन प्लेट्स के बीच में ना यहां कंडक्टिंग स्लैब डाल दी, कंडक्टिंग स्लैब है। अभी मैंने आपको बताया कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती ही नहीं। आपको ये बता भाई यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी ना बाहर वाले रीजन में, वो यहां तो होगी ई नॉट, यहां भी ई नॉट,
बट अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। ये कंडक्टर है तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। कंडक्टर में लाइन पास नहीं करेंगी, बिल्कुल लक्ष्य सिंह रोहा सही जवाब दे रहा बच्चा, बिल्कुल सही। लक्ष्य बिल्कुल सही स्टिक जवाब देता है भाई, बिल्कुल एक्यूरेट। तो ये यहां मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बढ़ा दूंगा, इतनी ही इधर भी बढ़ा दूंगा, यहां हर जगह लाइन बढ़ेंगी अपनी। बट इस बीच वाले रीजन में कोई लाइन नहीं बनेगी। बीच वाले रीजन में लक्ष्य ने बोला कि लाइन नहीं बनेगी, बिल्कुल सही गया उसने, क्योंकि इस बीच वाला जो कंडक्टर वाला पोर्शन है ना, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होगी। अगर वहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तो इसका मतलब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी नहीं बनानी है आपने। तो ये क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं मैं ये बता दूं कि आपको एक अरेंजमेंट दिया जाएगा और आपको लाइंस की मैपिंग करने के लिए बोलेगा। तो इसीलिए वो मैपिंग करनी आपको आनी चाहिए अलग अलग अरेंजमेंट्स के हिसाब से। वो तभी आप कर पाओगे जब आपको बेसिक प्रॉपर्टी याद होंगी। अगर आपको बेसिक प्रॉपर्टी आती है, लाइंस की जो मैं बताई है वो याद रहेंगी, तो आप इन सब क्वेश्चन के जवाब बड़े आसानी से दे दोगे, बिकॉज इट्स के इज इनफाइनाइट। हाँ बिल्कुल। तो ये लाइंस इस तरह से बनानी है आपने। और मैं एक एग्जांपल लेता हूं, देखो बेटा एक कंडक्टर है यो। अब देखो ना, मैं जो आपको कहना चाह रहा हूं, कुछ बच्चे जो गलत करेंगे, अब मैं वो क्वेश्चन ले रहा हूं जो मैं क्वेश्चन बच्चे गलत करेंगे, वो सुनना। मैंने अभी ना थोड़ी देर पहले क्या कहा कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, लेकिन वो बात हमेशा सही नहीं होती। इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एक मैं उसका एग्जांपल ले लेता हूं, सुनना मेरी बात को भी ध्यान से। बेटा मान लो कंडक्टिंग स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर, ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। कई बात में कहो जी ये तो पता नहीं था मैं गलत कराए। ये कंडक्टिंग स्फीयर है, आपने क्या करा, इसके सेंटर पर एक प्लस क्यू चार्ज रख दिया। इसके सेंटर पर आपने प्लस क्यू चार्ज रख दिया। तो क्वेश्चन यूं आता है कि भाई ये जो अरेंजमेंट आपने बनाया, अब की बार ना मैंने इसके सरफेस पर चार्ज नहीं दिया। देखो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तब होती है जब आपने उसको एक चार्ज उसके सरफेस पर रख दिया, सरफेस पर चार्ज दे दिया, तो उसका उस चार्ज के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है, वो ठीक है बात। लेकिन अब की बार मैंने क्वेश्चन क्या दे दिया कि कंडक्टर है, तो कंडक्टर मान लो, उसके सेंटर पर चार्ज रख दिया, और आपको ये कहेगा भी ये जो हमने एक सिस्टम दिया आप लोगों को, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रा कर दो, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रा कर दो। तो इसमें ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से सुन लो क्या गलती हो सकती है इसमें। इसमें गलती ये हो सकती है कि बच्चे सोचेंगे भी कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती ही नहीं, तो अंदर तो लाइन नहीं होनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। इस केस में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड तब नहीं होती जब ये चार्ज सरफेस पर होता, तो अंदर कोई चार्ज ना रखो ना, कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज ना रखो तो नहीं होती। तो ये तो मैंने सेंटर पर रख दिया इसके, और बाहर आने के लिए चार्ज को रास्ता नहीं है, तो चार्ज सेंटर पर होगा। कोई वायर तो जोड़ नहीं रखी अपन है। बच्चा किसी ने पूछा अंदर भी लाइन पास करेंगी, हाँ अंदर भी लाइन होंगी बिल्कुल। अब क्या होगा, देखो ये जो चार्ज है ना, ये इस कंडक्टर के अंदर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करेगा, ये इसके अंदर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करेगा, बाहर उतना ही पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस करेगा। जितना अंदर नेगेटिव करेगा ना, उतना बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। तो अब ये अरेंजमेंट इस तरह बनेगा कि बाहर भी चार्ज है और अंदर भी चार्ज हो गया। अब अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाओगे ना, वो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव की तरफ होंगी, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ यूं लाइन बना दोगे आप, कुछ यूं लाइन बना दोगे। लाइन को काउंट मत करना कि कितनी बनाई है, बस मेरा मीनिंग समझ लो, यूं लाइन बना दी। ऐसी लाइन बाहर भी होंगी, बाहर पॉजिटिव तो वो अवे प्रोड्यूस करेगा यूं, लेकिन नॉर्मल के लोग बनाना देखने में कहीं ऐसा ना हो भी गलत हो जाए। यूं बाहर भी लाइन होंगी इसके, तो अंदर भी लाइन है और बाहर भी लाइन है, इसके अंदर भी लाइन पास करेंगे। तो ये अरेंजमेंट इस तरह बनाना है, ध्यान रखना। इसमें इंडक्शन होगा, सेंटर पर चार्ज रखा था और फिर लाइन अंदर भी बनी और बाहर भी बनी। इट इंड्यूस नेगेटिव चार्ज इनसाइड एंड पॉजिटिव चार्ज आउटसाइड, बिल्कुल सही। तो उसके हिसाब से इसका क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ये पॉइंट याद रखना बेटे। ये मतलब बच्चे कई बार वरना ये सोचते कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होती, ऐसा नहीं है, यूं होगा। अच्छा, इसमें भी एक क्वेश्चन और बन सकता है। इसमें एक क्वेश्चन ये बन सकता है, मैंने ये जो चार्ज है सेंटर पर रख दिया इसका, अगर मैं चार्ज सेंटर पे ना रख के साइड में रख दूं ना, तो फिर देखो इसमें तो क्या था, इसमें तो लगभग चारों तरफ यूनिफॉर्म सी लाइन बनी है। लेकिन अगर मैं चार्ज सेंटर पे ना रखूं, साइड में रख दूं, साइड में रख दूं, तो यहां इंड्यूस चार्ज ज्यादा होगा, यहां इंड्यूस चार्ज कम होगा। फिर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा, फिर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन बाहर तो यूनिफॉर्म होगा, बाहर यूनिफॉर्म होगा।
बार यूनिफॉर्म होगा, और लाइन उसके हिसाब से बढ़ेंगी। फिर इधर लाइंस कम दिखाओगे, इधर लाइंस ज्यादा दिखाओगे, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म से लाइन कुछ यूं बनाओगे, बार यूं बना दो उठा के, बार यूं बना दो। तो ये सेंटर पर है या नहीं है? इट इज नॉट एट सेंटर, चार्ज वॉन्ट बी यूनिफॉर्म। बिल्कुल, आसिया ने पढ़ रखी है चीजें, बिल्कुल। तो ये सब चीजें आपने बढ़ानी है, इस तरीके से ध्यान रखना है। अरेंजमेंट ऑफ चार्जेस कंडक्टर के अंदर, ये क्वेश्चंस हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के क्वेश्चंस करवा रहा हूं मैं, तो वो पॉइंट थोड़ा ध्यान देना आप लोगों को। तो अब मैं एक क्वेश्चन और एक अरेंजमेंट बनाता हूं। जैसे कहते हैं प्लेट है भैया, मेटल प्लेट, मेटल की प्लेट है, इसके सामने एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया, इसके सामने एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया, मेटल प्लेट है। अच्छा, नॉर्मली ना फिजिक्स में जब भी हम मेटल प्लेट्स वगैरह की बात करेंगे तो हम क्वेश्चंस में ये मान लेते हैं कि मेटल प्लेट इनफाइनाइट है नॉर्मली, तो जरूरी इनफाइनाइट का मतलब रिलेटिवली इनफाइनाइट होती है वो। चलो एक क्वेश्चन बताता हूं आपको। ये कहता है जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके सामने, इसके नजदीक ही है, बहुत दूर नहीं, बहुत नजदीक, एक मेटल की प्लेट रख दी आपने। तो आपको बताइए ये पॉजिटिव चार्ज यहां इंडक्शन करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस करेगा। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, ये मेटल प्लेट थी, तो इसने इधर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस कर दिया, इधर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस कर दिया। क्वेश्चन ये पूछा जाता है ये पॉजिटिव चार्ज आपने लिया और ये मेटल प्लेट ली, इसने इधर नेगेटिव इंड्यूस कर दिया, इधर पॉजिटिव इंड्यूस कर दिया, और इस मेटल प्लेट को अगर अर्थ से कनेक्ट कर दिया जाए, अर्थ से, अगर इस मेटल प्लेट को अर्थ से कनेक्ट कर दिया जाए तो क्या होगा? आपने पढ़ा होगा कि अगर अर्थ से कनेक्ट कर दोगे तो ये पीछे वाला पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। पीछे वाला पॉजिटिव चार्ज क्यों खत्म हो जाएगा? हमने बता रखा पहले, ये पिछले लेक्चर्स में हमने बताया था भी अर्थ से इलेक्ट्रॉन आगे इसको न्यूट्रल कर देंगे, पीछे वाले पॉजिटिव चार्ज को। अब जैसे मैंने कहा भी ये पॉजिटिव चार्ज था, ये अर्थ से कनेक्टेड प्लेट थी, तो इधर नेगेटिव चार्ज हो गया। आपको ये क्वेश्चन यूं दिया जाता है, ये मेटल प्लेट है, अर्थ से कनेक्टेड है, इसके सामने एक चार्ज रखा हुआ है, इस अरेंजमेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाओ इन बिटवीन चार्ज एंड प्लेट। केवल पूरे पोर्शन में नहीं पूछ रहा मैं, इन बिटवीन चार्ज एंड प्लेट, केवल इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने लाइन पूछ रहा हूं मैं कहीं सारे ही नहीं पूछ रहा आप लोगों से, तो केवल इन बिटवीन प्लेट और चार्ज पूछ रहा हूं। तो लाइंस कुछ यूं बनानी पड़ेंगी, फिर आपको यूं लाइंस बना दोगे आप, इसकी इस तरीके से कुछ लाइन बना दोगे प्लेट और चार्ज के बीच में, प्लेट और चार्ज के बीच में कुछ इस तरह की लाइंस आपकी बनेंगी जब आप इस प्लेट को अर्थ से कनेक्ट कर दो, क्योंकि पीछे की तरफ का जो चार्ज वो खत्म होगा तो उधर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। अब एक अरेंजमेंट है बेटा, जैसे ना एक ट्रायंगल मान लो, यो इक्विलर ट्रायंगल, इसके तीन कॉर्नर पर तीन चार्ज दे दिए हमने, तीन कॉर्नर पर तीन चार्ज, और तीनों चार्ज हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के पॉजिटिव, तीनों चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड के पॉजिटिव हैं, तीनों का चार्ज बराबर है। आपको बोलेगा भाई इसकी लाइंस बना के दिखाओ, इसकी लाइंस बना के दिखाओ। तो इसकी लाइंस बनानी है मुझे, तो आपको ये बता भाई इसके यहां न्यूट्रल पॉइंट आएगा सेंटर में, इसके सेंटर में न्यूट्रल पॉइंट आएगा, तो इसके सेंटर में न्यूट्रल पॉइंट आएगा, तो आपको इसकी लाइंस बनानी है। तो आप इसकी लाइन से बनाओगे तो कुछ इस तरीके दिखाओगे, भाई रफ एंड से बनानी होती है, मैंने पहले बताया, तो इसकी लाइंस यूं बनाओगे कुछ, बस इसमें ये दिखाने की कोशिश करने की भी सेंटर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इस तरीके से बनाओगे आप कुछ यूं लाइंस, इस रीजन में कुछ यूं बना दो और इधर कुछ यूं बना दो, लेकिन मेरी लाइन कम ज्यादा दिखे तो कोई दिक्कत नहीं, आपने बनानी बराबर है, यूं लाइन बनानी है, यूं लाइन बनानी है इसकी। तो बस इसमें ये शो करना भी सेंटर पर, तो सेंटर पर आपकी लाइंस जो हैं वो आपकी यो दिखनी चाहिए कि भाई सेंटर पर ओरिजिन है, सेंटर पर न्यूट्रल पॉइंट है, यहां और न्यूट्रल पॉइंट है, वो दिखाने की कोशिश आपने करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने लाइन से ड्रा करनी है, ये क्लियर। तो इसमें बस रफ एंड से बनानी है लाइंस, लेकिन पॉजिटिव चार्ज है बाहर की तरफ, अगर यही चार्ज नेगेटिव कर दो तो अंदर की तरफ लाइन दिखा दियो बस आप, यही चार्ज अगर नेगेटिव होते तो तीनों आप सेंटर अंदर की तरफ लाइन दिखा देते। इलेक्ट्रिक डाइपोल, अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना है। इलेक्ट्रिक डाइपोल किसे कहते हैं? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में हमने डिस्कशन करना है। देखो पहले तो नाम से ही आंसर है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाई का मतलब दो,
मतलब एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें दो पोल हों, एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें दो पोल हों, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर लिहाज से, बोर्ड के लिए इसकी डेरिवेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करनी है। तो पहले तो आपसे पूछते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब है एक अरेंजमेंट जिसमें दो चार्जेस हों, पॉजिटिव और नेगेटिव, दो चार्जेस हों पॉजिटिव और नेगेटिव, एक चार्ज पॉजिटिव हो एक चार्ज नेगेटिव हो, तो दैट अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। उस अरेंजमेंट को बोलेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसमें दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, दोनों इक्वल हो मैग्नीट्यूड वाइज, लेकिन एक पॉजिटिव और एक दूसरा नेगेटिव होना जरूरी है। ऐसे अरेंजमेंट को इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं भाई। और जो भी इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा उसके अंदर, जैसे मैंने कहा भी एक पॉजिटिव चार्ज होगा और एक नेगेटिव चार्ज, दोनों इक्वल होने चाहिए और अपोजिट होने चाहिए। तो हर इलेक्ट्रिक डाइपोल, जैसे मैं एग्जांपल ले लूं, मान लो एक चार्ज है माइनस ई, एक चार्ज है प्लस ई, तो ये होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसमें माइनस ई और प्लस ई चार्जेस हैं। माइनस ई और प्लस ई चार्जेस हो तो इस अरेंजमेंट का नाम होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे यहां यूं बोल दो, एक चार्ज है -2 माइक्रोकूलम, एक है +2 माइक्रोकूलम, एक -2 माइक्रोकूलम एक +2 माइक्रोकूलम, तो इस अरेंजमेंट को उन्होंने दे दिया नाम इलेक्ट्रिक डाइपोल। दोनों इक्वल होने चाहिए और अपोजिट होने चाहिए, अनइक्वल चार्जेस नहीं होने चाहिए, स्मॉल गैप के ऊपर रखे होने चाहिए, तो इस अरेंजमेंट को इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब हर इलेक्ट्रिक डाइपोल का होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, हर इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा। तो भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा, एक फिजिकल क्वांटिटी का नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। पहली बात तो ये, इसको आमतौर पर पी से हम रिप्रेजेंट करेंगे, इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय पी, और ये एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। तो आपसे पूछते भी व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, आप कहेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज दैट फिजिकल क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज दैट फिजिकल क्वांटिटी which tells about the strength of electric dipole। भाई आपसे पूछेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या चीज है, आप कहेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वो फिजिकल क्वांटिटी है जो हमें डाइपोल की स्ट्रेंथ के बारे में बताती है। कोई भी डाइपोल अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, कोई कम करेगा कोई ज्यादा करेगा, किसी को कहेंगे हम ये स्ट्रॉन्ग डाइपोल है, किसी को कहेंगे हम वीक डाइपोल है। तो डाइपोल की स्ट्रेंथ के बारे में, डाइपोल की स्ट्रेंथ के बारे में जो फिजिकल क्वांटिटी हमें बताए उस फिजिकल क्वांटिटी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। द फिजिकल क्वांटिटी which tells about the strength of electric dipole is called electric dipole moment। जो फिजिकल क्वांटिटी डाइपोल की स्ट्रेंथ के बारे में बताती है उसको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। और इसकी जो डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है, जैसे एक चार्ज है -q, एक चार्ज +q, एक चार्ज -q, एक चार्ज +q। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ डायरेक्शन होती है। और इसकी डायरेक्शन के बारे में कन्वेंशन है, कोई रूल नहीं है। इसकी डायरेक्शन के बारे में कन्वेंशन है, रूल नहीं है। तो इसकी कोई डायरेक्शन जो है वो फिक्स नहीं है, मतलब सॉरी रूल नहीं है कि नेगेटिव से पॉजिटिव ही क्यों लिया आपने। आपको कि बाय कन्वेंशन इट्स डायरेक्शन इज कंसीडर्ड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। अब ये तो बात है भी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डाइपोल की स्ट्रेंथ के बारे में बताएगा, डायरेक्शन मैंने बाय कन्वेंशन नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ दिखा दी। अब एक होगी वैल्यू ऑफ डाइपोल, ये डाइपोल मोमेंट इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी बेटा, उसके लिए देखो मैं इन चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कुछ कंसीडर कर लेता हूं। मान लो इनके बीच का डिस्टेंस है 2l। डाइपोल के केस में चार्जेस के बीच का डिस्टेंस मैंने 2l मान लिया। आप 2l ले लो, 2a ले लो, 2r, 2d कुछ भी लिख सकते हो। तो चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है मैंने 2l लिखा जैसे, तो भाई
डाइपोल मोमेंट होगा क्यू इंटू टू एल, क्यू इंटू टू एल। मतलब डाइपोल मोमेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, कोई भी एक चार्ज ले लो, उसको डिस्टेंस बिटवीन दी चार्जेस से मल्टीप्लाई कर दो, इसकी वैल्यू होगी चार्ज प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज विद द डिस्टेंस बिटवीन दी चार्जेस। दो में से कोई भी एक चार्ज लेके उसको डिस्टेंस बिटवीन दी चार्जेस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो वहां से आपके पास डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आ जाती है क्यू इंटू टू एल। और ये डिस्टेंस मैंने लिखा टू एल, बच्चे के दिमाग में आएगा इसको एल क्यों नहीं लिखा जी, टू एल क्यों लिखा? बेटा उसके पीछे कोई कारण नहीं है, उसके पीछे कारण केवल इतना है कि आगे चल के हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हमने डिस्टेंस को 2l लिखा, एल नहीं लिखा, क्योंकि आगे चल के ना इस डिस्टेंस का, जो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है, हमें इसका हाफ करना पड़ेगा कई जगह, कई बार इसका हमें हाफ करना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे इस चार्ज की वैल्यू, जो डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस है, मेरे को हाफ करने में कोई दिक्कत ना आए, तो उसकी वैल्यू को आप देख के बताओगे कि भाई इसमें जो वैल्यू है वो क्या है। तो इसलिए मुझे डिस्टेंस का हाफ करना पड़ेगा, वो डिस्टेंस आपका कितना है ये, उसके हिसाब से हमें हाफ करना पड़ेगा। तो अगर मैं एल लिख दूंगा तो मेरा एल बाई टू आ जाएगा। अगर मैं डिस्टेंस दूसरा कुछ लिखूंगा तो भाई 2l लिखने के बाद हाफ करूंगा तो एल आएगा, तो उसमें मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान होगी, डिनोमिनेटर में मेरा फैक्टर नहीं आएगा। तो कई बार बच्चे पूछेंगे भी डिस्टेंस हम आमतौर पर 2l 2a या 2r लिखते हैं, तो वो क्यों लिखते हैं? वो इसलिए लिखते हैं क्योंकि डिस्टेंस अगर आप एल लिख दोगे, आगे चल के हाफ करना पड़ेगा, तो वो डिस्टेंस हमें कैलकुलेशन में दिक्कत करेगा। इसलिए हमने इसका डिस्टेंस 2l या 2r या 2l से लिखना होता है, ये और कोई कारण इसके पीछे नहीं है। डाइपोल मोमेंट जो है, आपसे पूछेंगे इसकी यूनिट बताओ, ये चार्ज इंटू डिस्टेंस है, तो अगर ये चार्ज इंटू डिस्टेंस तो यूनिट क्या बननी चाहिए इसकी? मेरे हिसाब से तो कूलम मीटर बनेगी, इसकी यूनिट होंगी कूलम मीटर। तो कूलम मीटर इसकी यूनिट है, चार्ज इंटू डिस्टेंस, तो कूलम मीटर यूनिट होगी इसकी, डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब ये तो बात है डाइपोल मोमेंट क्या है, डाइपोल क्या है। इसके बाद इसमें एक जैसे दो चार्जेस है, ये एक चार्ज है माइनस क्यू, एक चार्ज है प्लस क्यू, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू। अब इसमें जैसे ये लाइन मैंने ड्रा कर दी, इन चार्जेस को मिलाती हुई एक लाइन मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दी। ये जो स्ट्रेट लाइन दोनों चार्जेस के सेंटर को ज्वाइन करती हुई जा रही है, इस लाइन को बोलते हैं एक्सियल लाइन। क्या बोलते हैं इसे? एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन का मतलब है जो लाइन इन डाइपोल के दोनों चार्जेस को मिलाती हुई जाती है, ये स्ट्रेट लाइन, ये एक्सियल लाइन या एक्सिस ऑफ डाइपोल कहलाती है। दिस इज कॉल्ड एक्सियल लाइन और एक्सिस ऑफ डाइपोल। कुछ छोटी छोटी बातें जो आपको ध्यान रखनी है, तो ये एक्सियल लाइन या एक्सिस ऑफ डाइपोल कहलाएगी। इसके बाद देखो, जैसे ये मान लो एक्सियल लाइन है, ये माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज। अब मैं एक लाइन ड्रा करूंगा जो डाइपोल के सेंटर से पास करेगी और एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर होगी, एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर होगी, डाइपोल के सेंटर से पास करनी चाहिए और एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो ये जो लाइन है जो डाइपोल के सेंटर से पास करी है, एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर है, इस लाइन को बोलते हैं इक्विटोरियल लाइन। क्या बोलते हैं इसे? इक्विटोरियल लाइन। इक्विटोरियल लाइन वो लाइन होती है जो डाइपोल के सेंटर से पास करती है और डाइपोल के एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है। एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर हो, डाइपोल के सेंटर से पास करे, उस लाइन को बोलते हैं इक्विटोरियल लाइन। दैट लाइन इज कॉल्ड इक्विटोरियल लाइन। तो इक्विटोरियल लाइन हमने जो डाइपोल के सेंटर से पास करी है और एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर है। अच्छा एक चीज देखो, मैं इसको यहां बनाकर समझाता हूं, एक पॉइंट जो मेन है वो नोट करो। किसी भी डाइपोल की एक्सियल लाइन केवल एक हो सकती है, एक्सियल लाइन केवल एक हो सकती है, बट इक्विटोरियल लाइन इनफाइनाइट हो सकती है। इक्विटोरियल लाइन इनफाइनाइट हो सकती है। एक्सियल लाइन किसी भी डाइपोल की केवल एक हो सकती है, बट इक्विटोरियल लाइन मैं कह रहा हूं इनफाइनाइट हो सकती है। कैसे वो समझो, देखो ये पॉइंट नोट करने वाला है। जैसे ये चार्ज है नेगेटिव, ये चार्ज है पॉजिटिव, ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, ये होगी एक्सियल लाइन। तो एक्सियल लाइन तो वो होती है जो दोनों के सेंटर को ज्वाइन करेगी, वो एक्सियल लाइन होगी। अगर मैं
इक्विटोरियल लाइन की बात करूं तो इक्विटोरियल लाइन कौन सी बताई मैंने, जो सेंटर से पास करे और डाइपोल के एक्सी लाइन के परपेंडिकुलर हो, उसको कहते हैं इक्विटोरियल लाइन। तो देखो ये लाइन जो है, ये लाइन समझो आप, क्या ये इक्विटोरियल है? ये डाइपोल के सेंटर से पास करी है और एक्सी लाइन के परपेंडिकुलर भी है, तो इसका मतलब इट इज इक्विटोरियल लाइन। अगर मैं एक लाइन यहां ड्रा कर दूं तो वो भी इक्विटोरियल है। तो इस तरीके से ये भी इक्विटोरियल है। ये वाले इक्विटोरियल कौन सी होती है? जो इसके परपेंडिकुलर हो और सेंटर से पास करे, वो सारी इक्विटोरियल होती हैं। तो ये लाइन, ये सब लाइन इक्विटोरियल है। These all lines are equatorial lines. These all lines are equatorial lines. ये क्योंकि सारे की सारी सेंटर से पास करी हैं और एक्सी लाइन के परपेंडिकुलर हैं, तो इसीलिए मैंने कहा भी इक्विटोरियल लाइन किसी भी डाइपोल की इनफाइनाइट हो सकती है, बट एक्सी लाइन केवल एक होती है। ये पॉइंट ध्यान देने वाला होता कि जैसे यहां देखो ना, ये लाइन इक्विटोरियल है, ये भी तो इक्विटोरियल है। ये वाले, ये पेन भी परपेंडिकुलर है इसके, ये पेन भी तो परपेंडिकुलर है, और इस तरह बहुत सारे लाइन परपेंडिकुलर बनाई जा सकती हैं। तो इसमें ध्यान देना है, परपेंडिकुलर लाइन जो इक्विटोरियल लाइन वो कई सारी हो सकती हैं। अब डाइपोल के आसपास मुझे निकालनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के कारण, लेकिन बेटा वो आर्टिकल, दो आर्टिकल हैं इसके बहुत इंपॉर्टेंट। अभी तो मैंने जस्ट इसका इंट्रोडक्शन दिया है कि डाइपोल क्या होता है, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का एक अरेंजमेंट होता है, इसकी एक्सी लाइन क्या है, इक्विटोरियल लाइन क्या है, डाइपोल मोमेंट क्या है, ये बताया मैंने। इसकी जो डेरिवेशंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड हिसाब के लिए भी और कंपटीशन के हिसाब से भी। वो सब चीजें हम कल डिस्कस करेंगे, डेरिवेशन वगैरह, क्योंकि